अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बिग रॉबिन्स की पैथोलॉजी बुक है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप किसी बुक से पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कोई बुक आसान लगे। तो स्टार्टिंग विद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़, आई गेस द नेम इट सेल्फ टेल्स द मीनिंग कि ये वो फैटी लिवर डिज़ीज़ है जो कि नॉन अल्कोहलिक्स में होती है। ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट होती है जहाँ पे बेसिकली अल्कोहल कंजम्पशन थोड़ी कम है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, प्रेवलेंस इस डिज़ीज़ की थोड़ी बढ़ जाती है लिवर के केसेस में। साथ ही साथ देखा गया है स्टेटिस्टिकली कि 3 to 5% पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स को ये इशू है। अब मैं एक बात बोलूँगा कि ये जो पॉपुलेशन है 3 to 5% की, इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। द रीज़न बीइंग कि ये जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादातर, अब कोई ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया मैं कहूँगा आपको अल्ट्रासाउंड करना है, देखना है कोई लिवर फैटी है, नहीं है। पेशेंट किसी और मसले के साथ आया होता है जो कि एसोसिएट करता है लिवर के साथ, फिर मैं चेक करता हूँ उसे लिवर फैटी है नहीं फैटी, और तब मुझे अंदाज़ा होता है कि अच्छा हाँ इसका लिवर फैटी है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में, जिनका लिवर फैटी होगा, उनको पता भी नहीं होगा उनका लिवर फैटी है। तो इसलिए आई थिंक इट्स एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ दिस पॉपुलेशन, ये आगे लिखा भी हुआ है। साथ ही साथ उसने एक टर्म यूज़ की है NaSH की, जो कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है। ये बेसिकली उन क्लिनिकल फीचर्स को डिनोट करता है जहाँ पे सीरम ट्रांस अमाइनेज बढ़ता है, और लेकिन जो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं वो NAFLD ही प्रेफर किया जाता है टर्म में। जो हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क्स है NAFLD के, वो क्या है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सबसे पहली बात, जब भी NAFLD की बात की जाएगी आपके जहन में कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़रूर आना चाहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी 3 चीज़ों का? मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ टाइप 2, एक CVS डिजीज़ का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, और साथ में फैटी लिवर का। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये क्या है? ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो ये उसके साथ बहुत एसोसिएट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ओबेसिटी का फैक्टर है ये बहुत बड़ा प्रेवलेंस है इसमें। और आई गेस ये चीज़ तो लॉजिकली भी समझ आती है ये बात कि जब ओबेसिटी है, जब हम बहुत ज़्यादा कुछ लोग खाएंगे, फैटी फूड्स खाएंगे, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो सारा जो फैट है वो लिवर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा एंड विल रिजल्ट इन फैटी लिवर। दिस वन थिंग विच यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट ऑफ। वो क्या है? वो ये कि जो HCV और HBV इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन HCV और HBV इन्फेक्शन ज़्यादा लीथल होती हैं उन पेशेंट्स में जिनको NAFLD का मसला है। अगर एक पेशेंट आपके पास आया, उसको अल्लाह ना करे HCV या HBV डायग्नोज हो गया एंड उससे ऑलरेडी NAFLD का इशू हुआ, देन यू हैव टू बी लॉट केयरफुल कि इसको ऑलरेडी इशू है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक प्रोग्रेसिव हो सकता है। इसी तरह जिनको NAFLD का इशू होता है, दे हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सही है, ऑल्दो स्कारिंग नहीं होती सिग्निफिकेंटली, लेकिन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जो चांस है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। देन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई काम आएगा, वो है इसकी एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? हम कोई भी डिजीज़ पढ़ते हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम एथनिक ग्रुप्स का ज़रूर जिक्र करते हैं कि कौन से एथनिक ग्रुप्स में प्रेवलेंट हैं, और ये जिक्र ना भी करें तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ऑब्जर्व दिस मोर। द रीज़न बीइंग कि हर एथनिक ग्रुप का जेनेटिकली डिफरेंस होने की वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत डिफरेंट है। एक एथनिक ग्रुप में मेटाबॉलिज्म फास्ट है, एक में कम है। तो जो मेटाबॉलिक डिफरेंसेस हैं उस वजह से क्या होता है, सर्टेन डिजीजेज जो कि एक में ज़्यादा प्रेवलेंट होती है, एक में कम होती है। इसी तरह जो NAFLD है ये हिस्पैनिक्स में, अगर USA की बात की जाए, हिस्पैनिक्स में बहुत प्रेवलेंट है, फिर ये फॉलोड बाय अफ्रीकन अमेरिकन, कुछ एशियंस में फॉलोड होती हैं। अब हम आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ पे। पैथोजेनेसिस जो है इसकी, वो बेसिकली इंटरप्लेड है और इंटर रिलेटेड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अगर मैं यूँ बोलूँ। कहानी यूँ शुरू होती है विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। पेशेंट है, उसने फैट खाया या उसको डायबिटीज़ 2 हुई, तो उसमें क्या होगी पैदा, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है
इसने क्या किया, इसने दो काम किए। पहली बात तो इसने ये किया कि जो लिवर के अंदर फैट है, इसने क्या किया, उस फैट को ट्रांसपोर्ट रोक दी उसकी। मतलब कि जो इंसुलिन है उसने लिवर के अंदर जो फैट उसकी ट्रांसपोर्ट, इस इंसुलिन के इफेक्ट ना होने की वजह से जो अंदर जो लिवर के अंदर फैट थी वो ट्रांसपोर्ट रुक गई और अंदर फैट जमा होने लग गई। जब ये हुआ और जब लिवर की विसरल लिवर है, ये लेट्स सपोज आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, लेकिन अगर ये लिवर है साथ में ये जो फैट है, ये पार्ट जो है, तो जो विसरल फैट थी, इसको विसरल फैट कहते हैं, जो लिवर के अराउंड फैट होती है, जब जमा होना शुरू हो गई तो इस विसरल फैट का एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है। हमारे ज़हन में जब भी हम एक फ़ैट का या एडिपोस टिश्यू का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं में जाता है कि यार ये फैट जो है ना एडिपोस टिश्यू में बस भरी हुई है, यार जैसे स्टोरेज ऑफ फैट। लेकिन अगर हम डीपली देखें तो इससे स्टोरेज ऑफ फैट नहीं है, ये हार्मोनल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दैट इज़ द रीज़न जब आप कुछ लोगों की सर्जरी होती है फैट रिमूवल की, तो दे हैव अ वेरी प्रोमिनेंट हार्मोनल इफेक्ट्स टू। द रीज़न बीइंग कि एडिपोस टिश्यू जो है अगर ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो कोई हार्मोनल कुछ इफेक्ट्स हमारी बॉडी में ज़रूर आएंगे। तो क्या हुआ, इंसुलिन ने क्या किया, एक तो फैट की जो अंदर लिवर में कॉज उसकी थी एक्यूमुलेशन जमा लगी, दूसरा से क्या किया है विसरल फैट जमाने लगी यहाँ पे अराउंड द फैट, अराउंड द लिवर। अब जब ये जमा होना शुरू हो गई, जो सर्टन थिंग्स जो कि होंगी। सबसे पहले तो ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस गिव राइज टू हेपेटिक स्टेटोसिस, मतलब कि उसने हेपेटिक जो फैट को है उसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेपेटोसेलुलर ऑक्सीडेटिव इंजरी रिजल्टिंग इन लिवर नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। कि हेपेटोसेलुलर ऑक्सीडेटिव इंजरी जो हुई उसने क्या हुआ, उससे लिवर नेक्रोसिस होना शुरू हो गया और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होने लगे। अब ये कैसे हुई, बेसिकली हेपेटोसेलुलर ऑक्सीडेटिव इंजरी जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई पेशेंट में और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हुई, जो विसरल एडिपोस टिश्यू है ये ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि डिसफंक्शनल भी हो जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो एडिपोस टिश्यू है वो क्या होता है, डिसफंक्शनल होता है। और उसकी वजह ये है कि जो इंसुलिन होता है ये बेसिकली उसको फंक्शनल रखता है, उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उसके हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। और जब डिसफंक्शनल हो जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें हार्मोन्स भी बनते हैं, तो लिपिड हार्मोन जो एडिपोनेक्टिन है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडिपोनेक्टिन कम होगा और साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है जिसमें TNF अल्फा और IL-6 है ये बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। सो कहानी समझें, कहानी में हुआ ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, फैट अराउंड जमा हो गई लिवर के और हेपेटिक स्टेटोसिस हो गया। साथ ही साथ जो लिवर एडिपोस टिश्यू है ये क्या हो गया, ये डिसफंक्शनल हो गया। डिसफंक्शनल हुआ तो एडिपोनेक्टिन नहीं बना, एडिपोनेक्टिन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनना शुरू हो गया विच इज TNF अल्फा और IL-6। अब TNF अल्फा और IL-6 ने क्या किया, इसने प्रमोट किया हेपेटिक एपोप्टोसिस को, सही है। और जो फैट लेटेंट सेल्स से हाईली सेंसिटिव होते हैं लिपिड ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स के, जब ये ख़त्म हो गए तो इससे क्या हो गया, एपोप्टोसिस होना शुरू हो गई। वो जो प्रोडक्ट्स थे वो नहीं एब्जॉर्ब हुए और एपोप्टोसिस रिजल्ट हो गई। अब इसके बाद जब ये ऑटोफेगी का होती है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो कि हो रही होती है और एपोप्टोसिस हो रही होती है उसको ये इंजेस्ट करते हैं। जब ये डिमिनिश होती है ऑटोफेगी तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है लाइसोजाइम है, उसको ऑटोफेगी होती है जो फैट लेटेंट सेल्स कराते थे, जब वो ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी हो गई और फॉर्मेशन ऑफ मेलरी टैंक बॉडीज हो गई। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आपने एक माइक्रोस्कोप में देखा है एक लिवर को जिसमें मेलरी टैंक बॉडीज़ है, तो यू हैव टू एज्यूम कि कहीं ना कहीं चलो हो सकता है मेलरी टैंक बॉडीज़ है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। इसी तरह जो कपफर सेल्स हैं, कपफर सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं TNF अल्फा को और TGF बीटा को, ये एक्टिवेट करता है स्टेलॉइड सेल्स को। और जो स्टेलॉइड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डेपोजिशन ऑफ स्कार टिश्यू को कॉज करते हैं। अब स्कार टिश्यू इज़ नॉट अ वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, लेकिन येस इट डज अकर इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो ये उसका फैक्टर ज़रूर है बट ना प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन बहरहाल स्टेलॉइड सेल्स होते हैं, कैसे होती है कि जो कपफर सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं TNF अल्फा को और TGF बीटा को, जो कि एक्टिवेट करते हैं स्टेलॉइड सेल्स को, जो कि फिर क्या करते हैं, स्कार टिश्यू को डिपोजिशन उसकी कराते हैं। अब स्टेलॉइड सेल एक्टिवेशन जो होती है ये कैसे होती है एक्टिवेशन, ये एक हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे है जो कि नेचुरल किलर T सेल्स के थ्रू होता है और ये बेसिकली उसके थ्रू क्या होती है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं।
अब इसकी आती है मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी में ये देखा गया है कि पैथोलॉजिकल जो स्टेटोसिस है इज़ डिफाइंड एज मोर देन 5% ऑफ हेपेटोसाइट्स में। जो पैथोलॉजिकल स्टेटोसिस है ये डिफाइंड एज इन्वॉल्विंग मोर देन 5% ऑफ हेपेटोसिस। उसके अलावा NaSH जो है, मतलब कि जो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटोसिस है, ये इसके जो फीचर्स होती हैं ये बहुत मैच करते हैं किससे, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के साथ। तो मतलब कि अगर आप एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड देखें एक लिवर की जिसमें NaSH है और एक में जिसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की लिवर है, तो आपको लगेगा बड़ी सिमिलर चीज़ है ये। सो एज अ डॉक्टर, एज अ पैथोलॉजिस्ट, यू हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स, सर्टन डिफरेंसेस, जो कि आपको बताएगा कि नहीं ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है और नहीं ये नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है। वो कौन से फीचर्स हैं, बेसिकली वो ये हैं कि जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होते हैं उसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स, जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं दे आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। और जो सॉरी आई एम वेरी क्योंकि इन NaSH कंपेयर विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मोनोन्यूक्लियर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स से, ठीक है, और मेलियोडेंक बॉडी से। जैसे मैंने कहा था कि मेलियोडेंक बॉडीज बनती ज़रूर है लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। सिमिलरली यही बात यहाँ पे कही गई है कि मेलियोडेंक बॉडीज़ होंगी सही, लेकिन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में बहुत ज़्यादा होंगी। सो अगर स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें मेलियोडेंक बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है और एक स्लाइड इसमें कम है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा है वो कौन सी हेपेटाइटिस होगा, वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा। जिसमें थोड़ी कम है वो कौन सा होगा, वो NaSH होगा। इसी तरह जो स्टेटोफाइब्रोसिस है, NAFLD शो प्रेसाइज सेम फीचर प्रोग्रेशन एज इन अल्कोहलिक, लेकिन जो पोर्टल फाइब्रोसिस है वो मोर प्रोमिनेंट होता है NAFLD में। मतलब कि NAFLD है उसमें पोर्टल फाइब्रोसिस होगा, पोर्टल वेन के अराउंड होगा, और जो दूसरा है उसमें पोर्टल वेन के अराउंड नहीं होगा, सेंट्रल वेन के अराउंड होगा। तो उसके बाद जो है ये एक बात की गई थी कि पहले क्या होता था कि मोर देन 90% जो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस के केसेस थे, अब क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस होता था कि वो सिरोसिस इसका कोई कॉज नहीं है, बस ऐसी सिरोसिस हुआ है। तो वो जो 90% कॉज थे अब पता चल रहा है कि वो किसकी वजह से थे, वो NAFLD की वजह से थे, ठीक है। उसके अलावा जो पीडियाट्रिक NAFLD है ये डिफ़र करता है सिग्निफिकेंटली बाकी एडल्ट में से। अब कैसे डिफ़र करता है, बेसिकली जो चिल्ड्रन में होता है NAFLD ये मोर डिफ्यूज़ होता है, मतलब कि यहाँ पे जो फैट है वो डिफ्यूजली फैली हुई है और एडल्ट्स में एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुई होती है। दूसरा, यहाँ पे पोर्टल होता है, सेंट्रल फाइब्रोसिस नहीं होता, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि NAFLD का फीचर क्या है कि पोर्टल फाइब्रोसिस होता है, तो यहाँ चिल्ड्रन में पोर्टल फाइब्रोसिस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर विद सेंट्रल फाइब्रोसिस, सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पोर्टल एंड पेरिकाइमल चिल्ड्रन में मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन हुई होती है। तो चिल्ड्रन में पोर्टल एंड पेरिकाइमल मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होती है और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें पेरिकाइमल न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो अगर एक आप स्लाइड देख रहे हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स बहुत पड़े हुए हैं, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये एडल्ट की स्लाइड है, एक एडल्ट लिवर की NAFLD की स्लाइड है। और अगर आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये एक चिल्ड्रन के लिवर की स्लाइड है जो कि NAFLD का शिकार है। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं, तो यू हैव जस्ट डिस्कस्ड एवरीथिंग, अब मैं क्लिनिकल फीचर्स मेन भी रह गया, एंड आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि बड़ा कोई वो रॉकेट साइंस की तरह की है, बड़ी सिंपल चीज़ है, जस्ट लॉजिकल बात है सारी यहाँ पे। कि क्लिनिकल कोर्स जो होता है उसका वो हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे, डायबिटीज़ मेलिटस के साथ ये अक्सर लिंक्ड होता है, भी हम बात कर चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो लिवर अल्ट्रासाउंड होता है ये एक होता है डायग्नोस्टिक टूल, लेकिन जो बायोप्सी होता है दैट इज़ अ मोर रिलायबल टूल। उसके बाद जिस तरह हम IBS की बात करते हैं, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हम कभी भी IBS अचानक डायग्नोज नहीं करते, वी डोंट से कैसा IBS है, वी रूल आउट बाकी चीज़ें। इसी तरह यहाँ पे भी हम पहले वायरल, ऑटोइम्यून, अदर मेटाबॉलिक डिजीज को रूल आउट करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे अच्छा नहीं अभी लिवर फैटी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। तो दैट्स द की ऑफ डायग्नोजिंग इट। उसके बाद जो सीरम और ALT है, AST ALT एलिवेट हुआ होता है 90% पेशेंट में, और इवन जो एंजाइम एलिवेट होते हैं तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और कुछ लोगों में सिर्फ जनरल सिम्टम्स होते हैं, फटीग हो गया, राइट साइडेड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, हेपेटोमेगली, थोड़ी सी लिवर इन्लार्जमेंट हुई होती है। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ डेथ होती है विद NaSH,
क्यों? क्योंकि बाकी सिम्टम्स जो होते हैं कार्डियोवास्कुलर डायबिटीज़ वो भी कॉज करते हैं इसको एलिवेट करते हैं कंडीशन को। अब बात आती है कि किसी को पेशेंट आपके पास, आपको पता चल गया इससे हो गया NASH, तो व्हाट वुड यू हैव टू डू? आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? आपका ट्रीटमेंट का गोल होना चाहिए कि सबसे पहले उस चीज़ को रिवर्स करना, अब और उसको सिरोसिस तक ना पहुंचने देना, क्योंकि NASH जो है ये करते करते प्रोग्रेस करती है कहाँ पे? टुवर्ड्स सिरोसिस। तो आपने कोशिश करनी सिरोसिस तक वो ना पहुँचे। अब वहाँ पे आपने अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने से, ओबेसिटी हो गया, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इनको आपने ओवरकम करना है, वो आपने देखना है कि वो ख़त्म हो ताकि सिरोसिस तक बात तक पहुँचे और ये रिवर्सिबल हो और ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ जैसे आपको पता है कि NASH जो है ये ऑल्सो करता है इंक्रीज हेपेटोसेलुलर का कार्सिनोमा का रिस्क, तो ये भी ख्याल रखना है आपने कि पेशेंट में को बताया जाए कि ये रिस्क फैक्टर है तो उसको जल्दी से जल्दी करना है। कहने का मकसद कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ये नहीं कि पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है क्योंकि उसमें सिम्टम्स नहीं है तो कोई बात नहीं, खैर है। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली कि इसके इतने आगे कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि एक सिरोसिस में भी रिजल्ट कर सकता है, एक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी कर सकता है, तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो ये एक लेक्चर था छोटा सा उसके ऊपर। आई होप यू लाइक्ड इट, और कोई क्वेरी होती है यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बात होती है। टेक केयर, खुदा हाफिज़।